आधी रात में ही पीएम मोदी जी जो थे वो सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती है, लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन भी खराब हो जाती है। यही रीजन था कि कश्मीर के लीडर एकदम कॉन्फिडेंट होके ये बोलते थे कि आर्टिकल 370 कभी भी हट नहीं सकता, और इतनी प्लानिंग के साथ हटाया गया कि हर कोई हैरान रह गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज को यात्रा बीच में ही रोक दे और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर चले जाएं। लेकिन दोस्तों, जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इनकी बात तो जरूर होती है, और आप सबको ये पता है कि इनको हटा दिया गया है। लेकिन ये जो आर्टिकल्स थे ये कोई नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं थे। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मेंशन थी जिसकी वजह से इतने सालों तक ये एक कंट्रोवर्शियल और एक हिस्टोरिकल मुद्दा बना इंडिया के अंदर। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और इसको हटाने के बाद भी आज की डेट तक इसके बारे में बात होती है। बहुत ही यूनिक वजह से इन आर्टिकल्स को लाया गया था, वो हमने इस वीडियो में बताया है, और जब इनको हटाया गया वो भी यूनिक था, इसीलिए इतने साल लगे इसे हटाने में। 4 से 5 साल तक एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इनको हटाया गया, और जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी वो भी बहुत यूनिक थी। और वही चीज मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या तरीके यूज हुए थे इसे हटाने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्टिकल 370 था इसमें क्या था। तो देखिए, पहली चीज आर्टिकल 370 में ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 2 आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर में लागू होंगे। पहला आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 1 में ये लिखा था कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स which means जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है तो उसमें भी ये मेंशन था कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो हुई आर्टिकल 1 की बात। अब आर्टिकल 370 में क्या था? आर्टिकल 370 में ये था कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए तो लॉ बना सकता है, मगर इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ 3 चीजों पे रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है, और वो 3 चीजें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी मेंशन थी, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। तो अब क्वेश्चन ये है, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, क्या इसके अलावा भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ प्रोविजंस या कुछ लॉ बना सकता है या नहीं? तो आंसर है यस, बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो कि आर्टिकल 370 में मेंशन है। तो उसमें ये लिखा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना चाहती है या कोई ऐसा प्रोविजन है जिसको जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा वो तब इशू होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो जब अप्रूवल देगी, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई प्रोविजन या कोई कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू करने का। तो आर्टिकल 370 में ये बात भी मेंशन थी कि इसे कैसे हटाया जा सकता है। तो उसमें ये लिखा था कि अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी सबसे पहले उससे अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उससे अप्रूवल लेना होगा, और जब ये दोनों अप्रूवल देंगे उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को पास करेगा, उसके बाद ही आर्टिकल 370 हट जाएगा। लेकिन आगे चल के जो 370 को हटाने में सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो ये आती है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और बनाने के बाद वो डिसॉल्व हो गई, यानी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची ही नहीं। अब जब वो बची ही नहीं तो वो अप्रूवल कैसे देगी? यानी कि इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत मुश्किल लग रहा था, और यही रीजन था कि कश्मीर के लीडर एकदम कॉन्फिडेंट होके ये बोलते थे कि आर्टिकल 370 कभी भी हट नहीं सकता। never be able to remove Article 370. जरा करके दिखाएं फिर देखें। 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। You cannot touch Article 370. वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो 370 को नहीं छोड़ सकते। लेकिन हटाया गया, और इतनी प्लानिंग के साथ हटाया गया कि हर कोई हैरान रह गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं ये जो आर्टिकल 370 है ये हटा कैसे। तो देखिए होता क्या है, बीजेपी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी, और बीजेपी के जो नेता थे वो आर्टिकल 370 से बहुत गुस्सा थे। इनफैक्ट बीजेपी ने आगे चल के अपने मैनिफेस्टो में भी डाल रखा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे, और उस टाइम पे मोदी जी ऐसे स्पीच देते थे, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। और आपने नारे भी सुने होंगे बीजेपी के नेताओं के मुंह से कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। एक देश में
दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे तो नहीं ही चलेंगे। दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन हो ये रहा था कि बीजेपी तो अपना चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में तो लड़ रही थी, मगर उतनी सीट्स नहीं मिल रही थी। और फिर ये आता है 2014 का, और फिर 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं और बीजेपी पूरी जान लगाकर इलेक्शन लड़ते हैं। और इस बार जब रिजल्ट्स आता है तो हर कोई शौक था। बीजेपी जिसको ज़्यादा सीट्स नहीं मिलती थी, जम्मू एंड कश्मीर में उसको 25 सीट्स मिली, जो कि पीडीपी से 3 सीटें पीछे थी। पीडीपी को 28 सीट्स मिली थी। और इस इलेक्शन में जो बीजेपी ने नंबर अचीव किया था, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि बीजेपी के सपोर्ट के बिना जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाकी जितने भी पार्टी थी उनमें लड़ाई थी। तो फिर यहाँ से बीजेपी ने क्या किया, पीडीपी जो कि आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोजिट है बीजेपी से, उससे बात करना स्टार्ट किया। और अचानक से पता चलता है कि 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और फिर 1 मार्च 2015 को दोनों मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। और ये जो डेट है 1 मार्च 2015, माना जाता है कि इसी दिन आर्टिकल 370 को हटाने की बेस बनी थी। जो डिमांड थी पीडीपी की, बीजेपी ने सारी की सारी मान ली। मुफ्ती मोहम्मद सईद को सीएम बनाना था, बीजेपी मान गई। और बीजेपी के निर्मल कुमार सिंह जो थे, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया था। और बीजेपी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी, वो चुपचाप मान जाती है। अब इसके 1-2 साल तक ये लोग सरकार चलाते हैं। उसके बाद डेट आती है 19 जून 2018। और ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी। हालांकि एक एजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि 19 जून 2018 को अचानक से बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया पीडीपी से। तो अब सपोर्ट वापस ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली उस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं रही थी। और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। उसके बजाय शुरू के जो 6 मंथ्स होंगे, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर होगा वो चलाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। अब इसके बाद क्या होता है कि 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को गवर्नर बना के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इनके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत सही से चीज़ों को हैंडल करेंगे। सत्यपाल मलिक 2012 में बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, तो इनके ऊपर बीजेपी को कॉन्फिडेंस बहुत था। तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ये थी कि गवर्नमेंट कोई थी नहीं और गवर्नर जो था वो ये सारी चीज़ें डील कर रहा था। लेकिन सत्यपाल मलिक जी के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आके गवर्नर बन जाने से काम पूरा नहीं होना था। असल गेम शुरू होनी थी 6 महीने बाद, जब प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा। और बहुत से लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे कि 6 महीने पूरे हो और प्रेसिडेंट रूल लगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब ये जो 6 महीने बचे थे, इस बीच में अगर गवर्नमेंट बन जाती जम्मू एंड कश्मीर में, तो दिक्कत आती आर्टिकल 370 को हटाने में। तो ये 6 महीने का टाइम था। इस पर्टिकुलर टाइम पे बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं था गवर्नमेंट बनाने का, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब बीजेपी तो बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि बाकी पार्टीज जो थी, जैसे कि पीडीपी, एनसी, नेशनल कांग्रेस, इन सब के डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सब अपने डिफरेंसेस जो थे इनके, उनको दूर करके 21 नवंबर 2018 को, यानी कि 6 महीने पूरे होने से जस्ट 1 महीने पहले ही कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट बनाने की। और ये तीनों पार्टीज एक साथ आ जाती है। और ये जो तीनों पार्टीज थी, ये उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लूलेस थी। ये सरकार बनाने में लगी थे, लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो इसके बाद 21 नवंबर 2018 को ये जो पार्टियां थी, ये गवर्नर यानी कि सत्यपाल मलिक को रीच करती है। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। उसके बाद वो फैक्स भेजती है गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक को। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन भी खराब हो जाती है। लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने में अभी भी टाइम था। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होने थे। तो इसी बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक जो थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि जिस तरीके के हालात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और जिस तरीके से पार्टीज में मारामारी मची हुई है, यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि एमएलएज वगैरह जो है, उनको खरीदने की या फिर पैसे देके अपनी तरफ करने, या ये सारी चीजें होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट फॉर्म करना सही नहीं रहेगा। और ये जो रिकमेंडेशन थी, ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके बाद डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 महीने पूरे हो जाते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाता है। और जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो प्रेसिडेंट खुद आके स्टेट को नहीं चलाता है, वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें वो सारी चीजें मेंशन होती है कि उसके बिहाफ पे स्टेट को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। उस नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन होती है। तो सेम चीज जम्मू एंड कश्मीर के केस में भी होती है। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने पूरे होते हैं और 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। यह है वो नोटिफिकेशन।
इसके सेकंड पेज के फर्स्ट पार्ट को देखिए। इसमें मेंशन है कि जो गवर्नर है वही प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जम्मू एंड कश्मीर को चलाएगा, जो कि सत्यपाल मलिक है। अब आप कहेंगे कि ये जो 6 महीने थे इसका क्यों वेट हो रहा था? इस पर्टिकुलर टाइम पे भी तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ही गवर्नर थे और वही तो इन 6 महीनों में जम्मू एंड कश्मीर को चलाते थे। तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले गवर्नर के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो गवर्नर के हाथ में बहुत पावर आ गई। इस प्रेसिडेंट रूल लगने और जो प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी की थी उसकी वजह से जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि सत्यपाल मलिक, उनके पास इतनी पावर आ गई थी जितनी एक देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सिंपल भाषा में बस आप इतना समझ लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो जम्मू एंड कश्मीर के पीएम की तरह एक्ट करने लगे थे। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब इसी नोटिफिकेशन में फर्स्ट पेज के ख सेक्शन को देखिए। इसमें यह है कि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट है नहीं और विधानसभा जो है वो भंग हो रखी है, तो विधानसभा का जो काम है वो किसी ना किसी को तो करना होगा। तो इस नोटिफिकेशन का जो खास सेक्शन है तो उसमें ये चीज बताई गई है कि अगर कभी विधानसभा भंग हो जाए तो उसकी जगह पे जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा। अब आपको ये समझ आया होगा कि इन 6 महीनों का वेट क्यों हो रहा था और ये जो प्रेसिडेंट रूल आने के बाद ये जो नोटिफिकेशन आया था ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ। इससे हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पीएम की पोजीशन थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक की हो गई और जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चल के अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है तो उसे अप्रूवल में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई, बस एक नोटिफिकेशन की वजह से। मतलब कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह इनकी जो पार्टियां थी उनके हाथ से पावर शिफ्ट होके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। और अगस्त 5, 2019 की जो डेट थी वो डिसाइड हुई थी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए और इसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स किए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में अमरनाथ यात्रा जो थी वो भी थी। तो 2 अगस्त 2019 को एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज को यात्रा बीच में ही रोक दे और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर चले जाएं। अब यहाँ से लोगों को लगने लगा था कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। फिर इसके 2 दिन बाद 4 अगस्त 2019 को जितने कश्मीरी लोकल लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया गया और मोबाइल भी ले लिए गए और उसी दिन रात में सेक्शन 144 भी लागू कर दिया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि 4 अगस्त की जो रात थी आधी रात में ही पीएम मोदी जी जो थे वो सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं और ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 को यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो होना था उसी के लिए वहां पे डिस्कशन हो रहा था। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जब आर्टिकल 370 को हटाना था, यानी कि 5 अगस्त 2019 मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग में ही इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो एक नोटिस इशू करते हैं। ये उस नोटिस की कॉपी है। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और इसको क्यों इशू किया गया। तो देखिए, शुरू में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी होगी, तभी आर्टिकल 370 हट सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो तो डिसॉल्व हो गई, वो तो है ही नहीं, तो फिर अप्रूवल देगा कौन। तो ये जो प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आया था मॉर्निंग में वो उसी चीज़ का सोल्यूशन था। इसके अंदर नोटिफिकेशन की पहली लाइन पढ़िए, हमने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, यानी कि सत्यपाल मलिक से परमिशन ले ली है। बाकी नीचे जो इसमें पूरा लिखा गया है इसका सिंपल मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा। ये देखिए 2D जो है ये इसमें लिखा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है लीगली? ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी चीज़ का नाम चेंज करके उसका कुछ और नाम कर दो। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में ऐसे अमेंडमेंट होते हैं और ये चीज़ की जा सकती है। इसमें यह है कि जो भी इंडिया का लॉ होगा वो एज इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होगा बिना किसी एक्सेप्शन के। तो मॉर्निंग में जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई इसके आते ही आर्टिकल 35A वगैरह सब राइट अवे खत्म हो गए। अब इसके थोड़ी देर बाद ही अमित शाह राज्यसभा पहुंचते हैं। लेकिन अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर घुस रहे होते हैं तो एक रिपोर्टर ने इनकी फोटोग्राफ ली थी एक डॉक्यूमेंट के साथ। ये वो पिक है, इसको आप अगर जूम करेंगे तो इसमें ये मेंशन है कि कौन क्या करेगा और इससे ही समझ में आ गया कि रात में पीएम मोदी प्रेसिडेंट से मिलने क्यों गए थे और पूरे मीडिया में इस पिक की वजह से हल्ला हो गया था और लोगों को समझ में आ गया था कि आर्टिकल 370 को हटाने की तैयारी चल रही है। तो उसके बाद अमित शाह जो थे उनकी एंट्री राज्यसभा के अंदर होती है और अब टाइम था आर्टिकल 370 को पूरे तरीके से हटाने का। अब यहाँ पे अमित शाह जो थे वो रेजोल्यूशन लेके आए थे और उनका काम ये था कि रेजोल्यूशन को पास कराना, यानी कि अब वो वोटिंग होगी राज्यसभा और लोकसभा में और अगर मेजोरिटी में वोटिंग आ जाती है तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि रेजोल्यूशन के अंदर क्या था। तो देखिए, ये उस रेजोल्यूशन की कॉपी है। तो इसमें यह था कि आर्टिकल 370 के जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे खत्म होंगे। दूसरी चीज़, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होगा
बिना किसी एक्सेप्शन के। तो उसके बाद वोटिंग हुई लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे रेजोल्यूशन पास हो गया और जैसे ही ये पास हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया। अब ये होते ही आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से हट चुका था और अब इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में रूल बनाने के लिए उसको अप्रूवल नहीं लेना होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया।